सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, सो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट जानेंगे। इसमें आपको 2 बच्चे मिलेंगे, एक का नाम आप बूझो जानोगे और दूसरा एक लड़की रहती है, उसका भी नाम हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो फसल जो है वो बेसिकली 2 प्रकार का इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग रबी फसल, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग खरीफ फसल। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि गर्मी का सीज़न रहता है। ठीक है, गर्मी के सीज़न में पहेली एवं बूझो। पहेली जो लड़की, जो मैंने बताया था कि एक लड़का और एक लड़की रहेगा। ठीक है, तो वो जो पहेली और बूझो जो है वो अपने चचा के घर गए। कहाँ गए? तो वो अपने चचा के घर गए। ठीक है, उनके चचा क्या थे? तो एक किसान थे। उनके चाचा, चचा नहीं चाचा। ठीक है, उनके जो चाचा थे वो क्या थे? तो एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखा, जैसे कि खुरपी हो गया, उसके बाद फिर दरंती, बेलचा इत्यादि। ये सब जो है औजार उन्होंने वहाँ पे देखा। ठीक है, तो क्या क्या देखा उन्होंने वहाँ पे? तो खुरपी देखा, दरंती देखा, ठीक है, बेलचा देखा, ये सब उन्होंने वहाँ पे देखा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो बूझो है ना, ये कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। बूझो के मन में ये सवाल आने लगा कि भैया हम लोग ये जो औजार है इसका उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, सो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव, जितने भी सजीव हैं, सजीव कौन कौन से हैं? ह्यूमन बींग सजीव हैं, हम लोग सजीव हैं, हाँ हैं। तो हम लोग को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो हम लोग को जो है वो भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे जो है वो अपना भोजन क्या करते हैं? तो स्वयं बनाते हैं। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा है। ठीक है, तो पौधे जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो यहाँ पर दिया है कि आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते थे। ठीक है, सो मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में क्या है? तो असमर्थ हैं। हम अपना भोजन खुद ब खुद नहीं बना सकते हैं। हम लोग क्या हैं? तो हम लोग जो हैं वो विषमपोषी जीव हैं। हम लोग जो हैं वो प्लांट पे आधारित रहते हैं। तो जंतु के भोजन के स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम लोग भोजन को खाते ही क्यों हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करता है। ठीक है, भोजन जो हम लोग खाते हैं उसका क्या क्या हम लोग उपयोग कर सकते हैं? हम लोग उसका उपयोग पाचन में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर श्वसन में भी होता है उसका उपयोग, उत्सर्जन में भी होता है। तो वहीं पे यहाँ पे दिया है कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं? हम लोग जो हैं वो ऑमनीवोरस है। ठीक है, हम लोग क्या हैं? तो हम लोग ऑमनीवोरस है। बहुत से लोग रहते हैं जो हार्बीवोरस रहते हैं। अब उनका बात अलग है, जो शाकाहारी रहते हैं। हम लोग क्या है? तो हम लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। ठीक है, आप में से कितने लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं कमेंट करके बताना, और कितने लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। बूझो क्या बोलता है? क्योंकि हम लोग सभी को जो है वो भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों का भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलिए भैया उसको भी जानते हैं कि किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये जो है पहेली, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। भोजन का क्या है? तो बड़े स्तर पर, अधिक मात्रा में भोजन का क्या करना है? तो हम लोग को उसका उत्पादन करना है। ठीक है, सो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। ठीक है, देखिए एक विशाल जनसंख्या यानी कि जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर अगर हम लोग को भोजन का उपलब्धि करवाना है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर अगर हम लोग को भोजन की उपलब्धि कराना है तो हम लोग को क्या करना होगा? तो विशेष प्रकार से हम लोग को जो है वहाँ पे नियंत्रण करना होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या करना होगा? तो प्रबंध एवं वितरण करना होगा, साथ साथ नियंत्रण करना होगा। हम लोग अगर अच्छे से खाना का यूज़ करते हैं, ठीक है, खाना को बचा के उसका यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है? ज़्यादा दिन तक चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि कृषि पद्धति, तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या करते थे? तो घूमते थे। यानी कि 10,000 ईसा पूर्व पहले क्या करते थे? तो मनुष्य जो थे वो क्या थे? तो घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास के लिए खोजते रहते थे। ठीक है, कभी कहीं पे घूमते थे, कभी कहीं पे घूमते थे। ठीक है,
वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी प्रारंभ किया। पहले वो लोग क्या करते थे, तो पहले वो लोग कच्चे फल खाते थे, कच्चे सब्जियां खाते थे, और बाद में उन्होंने क्या किया, तो बाद में उन्होंने अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया है, कालांतर में खेती कर, उसके बाद क्या किया उन्होंने, खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसल को उत्पादित करा। ठीक है, अब बोलोगे कि भैया फसल क्या होता है। ठीक है, फसल भी तो आप पूछोगे कि फसल क्या होता है। देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फसल। क्या कहते हैं, तो फसल। जब एक ही किस्म के, कोई भी एक किस्म का, मान लो अगर गेहूं का खेती कर रहे हैं तो जब उसको बड़ी मात्रा में हम लोग उसकी खेती करते हैं तो वो क्या होता है, फसल होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि एक दो पेड़ लगा दिए तो वो क्या हो गया, तो वो फसल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या दिया, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल जो है वो क्या है, तो उदाहरण के लिए गेहूं का फसल अर्थ है कि खेती में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, गेहूं का जब भी खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो सारे के सारे जो रहते हैं वो गेहूं रहते हैं। ठीक है, गेहूं के पौधे रहते हैं। आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है। तो फसल को हम लोगों ने जान लिया, जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो वो फसल होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में गेहूं। अब हम जानते हैं कि फसल जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि अन्य सब्जी एवं फल। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उस आधार पर हम फसल को क्या करते हैं, तो वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत क्या है, तो एक विशाल देश है। भारत क्या है, तो एक विशाल देश है। ये जो है कितना लार्जेस्ट कंट्री में आता है। ठीक है, मतलब हाँ, ये कितने नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे आता है ये कंट्री, इंडिया जो है, वो कमेंट करके आप बताना। ठीक है, अब दिया है कि भारत क्या है, तो एक विशाल देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवाष्प परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। कहीं पे मान लो ज़्यादा ताप है, जैसे आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, तो वहाँ पे आपको डेजर्ट वाला इलाका मिलेगा। ठीक है, और अदरवाइज़ आप कहीं और जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ठंडक वाला महसूस होता है। ठीक है, जैसे आप शिमला वगैरह में चले जाते हो तो वहाँ पर आपको ठंडक, अलग टेम्परेचर वहाँ का रहता है। ठीक है, सो वही कह रहा है कि भारत के जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की ताप और आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है, अब क्या दिया है, तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग फसल भी उगाई जाती है। तो इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फलों को दो वर्गों में बांटा गया है। हम लोग जानेंगे इसमें पहले रबी फसल के बारे में। ऐसे तो तीन होता है। ठीक है, रबी, खरीफ और जावेद। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें क्या जानेंगे, तो खरीफ और रबी के बारे में। तो खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। वर्षा ऋतु अभी जैसे आ रहा है। ठीक है, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, जैसे कि जून जुलाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो आपका बारिश का मौसम आने वाला है। ठीक है, सो भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। भारत में जो है वो वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है, तो वो होती है आपका जून से लेके सितंबर तक होती है। और इसमें हम लोग क्या क्या उगाते हैं, धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं, मूंगफली उगाते हैं, कपास उगाते हैं। ये सब क्या है, ये सारे के सारे खरीफ फसल हैं। तो अभी जो ये सीज़न चल रहा है, अभी ये आज जो तारीख है वो हम लोग का है 7 जुलाई। ठीक है, सो ये कौन सा सीज़न चल रहा है, ये हम लोग का खरीफ फसल का सीज़न चल रहा है। तो खरीफ फसल क्या होता है, वह फसल जिसे हम लोग वर्षा ऋतु में उगाते हैं। भारत में वर्षा ऋतु क्या कब से कब तक होता है, तो जून से लेके सितंबर तक। ठीक है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब क्या है, तो खरीफ फसल के उदाहरण हैं। आई होप कि आपको खरीफ फसल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं रबी फसल के बारे में। शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक उगाए जाने फसल को क्या कहते हैं, तो रबी फसल। यानी कि वर्षा ऋतु में खरीफ फसल और जो हम लोग का शीत ऋतु होता है उसमें हम लोग का रबी फसल। ठीक है, अब इसमें उदाहरण उसका है गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है, तो रबी फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थान पर दाल और सब्जियां गर्मी मौसम में भी उगाई जाती है। ठीक है, अब दिया है आधारिक फसल पद्धति। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, ये जो है बूझो पूछ रहा है। ठीक है, तो धान को पहेली जो है वो बताती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल किस ऋतु में उगाया जाता है, तो इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। और धान कौन सा फसल है, तो धान हम लोग का है खरीफ फसल। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो फसल मतलब ये किया जाता है, ठीक है, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करना पड़ता है। फसल उगाने के लिए अनेक क्रियाकलाप किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। आप भी अपने घर में अगर सजावटी पौधे लगाते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी पौधा लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आप पानी देते हैं, टाइम टू टाइम उसका केयर करते हैं, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति कहलाता है, जो आगे दिया गया है। देखिए, जो कृषि में करने के लिए जो भी हम लोग चीज़ का उपयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, तो कृषि पद्धति कहलाता है, ठीक है। इसका जो है इंग्लिश में भी आएगा, इंग्लिश में भी हम लोग चैप्टर इसको करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग इंग्लिश से भी देखना चाहते हो तो इंग्लिश में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, इंग्लिश वाला भी आप जाके देख लेना अगर कोई इंग्लिश मीडियम से हो। अब यहाँ पर देखो दिया है, सबसे पहला हो गया कृषि पद्धति में मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला क्या हो गया, तो सबसे पहला हमारा हो गया मिट्टी तैयार करना। उसके बाद दूसरा हो गया बुआई। क्या हो गया दूसरा, बुआई। तीसरा हो गया खाद एवं उर्वरक देना। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें खाद देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, तो भैया मिट्टी तैयार करने का भी बहुत विधि रहता है। ट्रैक्टर से कुड़वाते हैं, बैल लगा के हल से कुड़वा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बुआई करते हैं, बीज को हम लोग बोते हैं। उसके बाद खाद और उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा यानी कि कीटनाशक जो मतलब ये रहता है, कीड़ा मकोड़ा रहता है, उससे हम लोग बचाते हैं। उसके बाद उसकी कटाई करते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। तो ये कुछ 7 टॉपिक है, इसको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना क्या है, तो प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। देखो, फसल उगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मिट्टी को तैयार करते हैं, ठीक है। और मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि की गहराई तक जाती है। ये क्या होता है, तो भूमि की गहराई तक जाता है। पोला मिट्टी की गहराई में धंसी जुड़ी और सरलता से श्वसन कर सकती है। देखो, जब हम लोग फसल उगाते रहते हैं ना, तो फसल उगाते उगाते क्या होता है, ऊपर का जो मिट्टी रहता है ना, उसकी उर्वरक क्षमता यानी कि उसकी जो फर्टिलाइजेशन की जो ये रहती है, क्षमता रहती है, वो घट जाती है, ठीक है। जिसके कारण हम लोग कोड़ के क्या करते हैं, हम लोग कोड़ के नई मिट्टी यानी नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाते हैं और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करते हैं, ठीक है। वही पोला कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ों भी सरलता से श्वसन करती है। पोला से क्या हो जाता है, तो मिट्टी के में जो धंसा हुआ जो जड़ रहता है वो भी आसानी से श्वसन करता है। पोला मिट्टी किस प्रकार पौधों के जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक करती है, उसको हम लोग जानते हैं। तो पोला मिट्टी में रहने वाले केचुआ और सजीवों की वृद्धि करने में सहायता होती है। पोला मिट्टी क्या करती है, तो मिट्टी के अंदर जो केचुआ रहता है, जो केचुआ मिट्टी में रहता है, उस जैसे सूक्ष्म जीव को वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। ये जीव क्या है, तो किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो मिट्टी को पलटते रहते हैं, ठीक है। मिट्टी को पोला करना क्या हो गया, कि मतलब जो नीचे का मिट्टी है उसको ऊपर करना और ऊपर का मिट्टी को नीचे करना, ठीक है। तथा हार्मोन्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, तो हार्मोन्स बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, तो आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि मिट्टी में क्या होता है, तो खनिज होता है, जल होता है, वायु तथा सजीव भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में क्या होते हैं, तो पाए जाने वाले जीव द्वारा अवघटित होते हैं, ठीक है। जो पौधा मर जाता है या फिर जो जंतु मर जाता है उसका क्या होता है, तो मिट्टी में जो भी जंतु रहता है वो उसको खा पी के सड़ा गला के मिट्टी में ही मिला देता है, ठीक है। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषण मिट्टी में नियुक्त हो जाते हैं। जो जीव मर जाता है, जिसको मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव खा लेते हैं, और जो बचता है वो क्या होता है, तो मिट्टी में मिल के उर्वरक का काम करता है। क्या करता है, मिट्टी में मिल के उर्वरक का काम करता है, ठीक है। यह जो है
वो क्या होता है, तो यह पोषण पौधे द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। जो बच जाता है वो क्या होता है, तो पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधे की वृद्धि में क्या करती है, तो सहायक है। ऊपरी सतह के जो कुछ सेंटीमीटर यानी कि 2-4 सेंटीमीटर तक मान लीजिए, ठीक है, वो क्या है, तो उसमें जो मिट्टी रहती है वो पौधे की वृद्धि में क्या करती है, तो सहायक है। इसे उलट पुलट और पोला करने में पोषण पदार्थ ऊपर आ जाता है और पौधे इन पोषण पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि नीचे की जो भी मिट्टी रहती है उसमें ज़्यादा ये रहती है, उर्वरक क्षमता रहती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, तो फसल ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और ऊपर का मिट्टी क्या होता है, तो दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत क्या है, तो महत्वपूर्ण है। क्या है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलट पुलट करने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। आपने सुना होगा कि खेत की जुताई, ठीक है, खेत की जुताई होती है, आपके मामा दादा नाना कोई भी करते होंगे, चाचा कोई भी करते होंगे, अगर आप कभी गांव में जाते होंगे। ठीक है, सो इसे हल चलाकर करते हैं। जुताई किससे करते हैं, तो हल चलाकर करते हैं। आप बोलोगे कि हल क्या होता है, तो हल लकड़ी अथवा लोहे का बना हुआ होता है, उसको तो आपने देखा ही होगा ना। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देकर भिगोया जाता है। इसे क्या किया जाता है, तो इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। जो जुत जाता है खेत, तो जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो मिट्टी का बड़ा बड़ा, इतना बड़ा ढेला, इससे भी बड़ा ढेला हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें एक पलट की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। इसे क्या है, तो इसे एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए क्या करना पड़ता है, तो खेत को समतल करना पड़ता है। यह कार्य क्या कहलाता है, तो यह कार्य जो है वो पाटल द्वारा किया जाता है। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो पाटल द्वारा। तो कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। कभी कभी क्या किया जाता है, तो जुताई करने से पहले उसमें जो है वो खाद दिया जाता है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति क्या होता है, तो मिल जाता है। जुताई के समय जो खाद रहता है वो मिट्टी में क्या होता है, तो भली भांति मिल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है, ताकि क्या होता है, तो मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, तो उसको ऑक्सीजन लेने में यानी कि श्वसन करने में, प्लांट को श्वसन करने में आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब उसको मददगार साबित होती है। देखो ये रहा आपका हल, लकड़ी और लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा हल। ठीक है, तो अब दिया है कि कृषि औजार। कृषि औजार क्या होता है, तो अच्छी उपज के लिए क्या करते हैं, तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा मतलब क्या हो गया, जैसे मिट्टी को कोड़ के हम उसी जगह पे रख देते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, तो भुरभुरा। यह कार्य अनेक औजार द्वारा किया जाता है, जैसे कि हल हो गया, कुदाली हो गया, उसके बाद कल्टीवेटर। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाला ये सब क्या है, तो प्रमुख औजार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे हल क्या है, तो हल भैया प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई में, खाद उर्वरक मिलाने में, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। हल का क्या उपयोग किया जाता है, तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद में उर्वरक मिलाने के लिए, ठीक है, उसके बाद खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैल की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से क्या किया जाता है, तो खींचा जाता है। हमने ज़्यादातर देखा है क्या कि जो ये रहता है, हल रहता है, उसको कौन खींचता है, तो उसको बैल खींचता है। पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि घोड़े और ऊंट। आपने अगर देखा है तो कमेंट करके यस बताना, अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब क्या दिया है, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पट्टी होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे फाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग फाल कहते हैं। ठीक है, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेप्ट कहते हैं। जो लोहा रहता है उसे फाल कहते हैं, और जो लकड़ी रहता है उसे क्या कहते हैं, हल सेप्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है। एक सिरे पे हैंडल और दूसरे पे जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, जैसे कि यहाँ पर फोटो में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, तो फोटो में दिखाया गया है। ठीक है,
तो देखो ये क्या हो गया, ये जो बैल के कंधे पर रखा गया ये क्या है, तो ये जोत है, ठीक है। उसके बाद फाल क्या है, तो फाल यहाँ पे आगे में लोहा वाला रहता है, इसको बोलते हैं फाल, ठीक है। ये जो आगे में है इसको फाल बोलते हैं। उसके बाद फिर हल सेफ्ट ये वाला हो गया, ठीक है, हल सेफ्ट ये वाला हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको एक आदमी या फिर एक जोड़ी बैल आसानी से खींच सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। क्या हो रहा है, तो लोहे के जो हल हैं वो तेजी से देसी लकड़ी के जगह ले रहे हैं। अब यहाँ पर कुदाली, ये क्या है, तो यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे का छड़ लगा होता है, जिसका क्या होता है, तो एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है, दिखाया गया है, ठीक है। तो कुदाली तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये क्या है, जो कि ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता था। इसका दूसरा सिरा क्या किया जाता था, तो पशुओं द्वारा खींचा जाता था, ठीक है। अब दिया है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। आजकल किसके द्वारा की जाती है, तो ट्रैक्टर के द्वारा उसमें कल्टीवेटर लगाकर की जाती है, ठीक है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर जो है, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, कल्टीवेटर, ठीक है। इसको लगाकर क्या किया जाता है, आजकल ट्रैक्टर के द्वारा खेती की जाती है, जिससे क्या होता है, तो श्रम यानी कि लेबर भी बचता है, ठीक है, कम लेबर भी लगता है और समय भी बहुत कम लगता है। अब क्या दिया है, बुआई। फसल जो है वो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई क्या है, तो फसल का महत्वपूर्ण चरण है। तो हम लोगों ने जो है मिट्टी की वो बारे में जान लिया, ठीक है, कि कैसे मिट्टी को पोला किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो मिट्टी को पोला इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर का जो मिट्टी रहता है उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो घट जाती है, जिसके कारण नीचे का मिट्टी को ऊपर किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग हल के द्वारा भी कर सकते हैं, कुदाली के द्वारा भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर में जो है वो पीछे लगा हुआ होता है, ठीक है, कल्टीवेटर, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। अब देखो बुआई क्या है, तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बोने से पहले क्या किया जाता है, तो बोने से पहले जो है वो अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का जो है वो चयन किया जाता है, ठीक है। बोने से पहले क्या किया जाता है, तो अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है, ठीक है। अब क्या दिया है कि साफ एवं यहाँ पर बीजों का चयन कैसे होता है, एक सेकंड रुकना। अब देखो इसमें क्या दिया है, बीजों का चयन, ठीक है। अभी ये जो है ना, मेरा पेंसिल जो है वो स्टाइलस पेन के जैसा काम कर रहा था, बट अभी कर नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ देखो कर रहा है ना काम, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या दिया है, बीजों का चयन। तो पहली कहती है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ जो है वो चने के कुछ बीज को एक बर्तन में रखकर उसमें क्या कर रही थी, तो पानी डाल रही थी, ठीक है। तो कुछ मिनट के बाद क्या हुआ, बीज जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे, ठीक है। ये बात सुन के क्या हुआ, तो उसे जो है वो आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। अब देखो जो बीज के अंदर खोखला रहता है ना, जिसके अंदर मतलब ये रहता है, छेद रहता है, वो क्या होता है, तो वो जो है वो तैरने लगता है। अब क्रियाकलाप 1.1 में क्या दिया है कि एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भर दे, ठीक है। इसे क्या करना है, तो पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी चने के दाल डालकर भली भांति हिलाइए। एक मुट्ठी क्या करना है, तो चने के दाल डाल के इसे क्या करना है, भली भांति हिलाना है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद क्या होगा ना, कि वो जो चना रहेगा या फिर गेहूं जो रहेगा, जो अच्छा रहेगा, जो मतलब ये रहेगा बढ़िया रहेगा, वो पानी में तैरेगा नहीं, पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जो खराब रहेगा वो क्या होगा, तो तैरने लगेगा पानी में। तो क्या दिया है कि क्या कुछ चीज़ जल के ऊपर, भाई ये काम क्यों कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है स्टाइलस पेन के जैसा। तो क्या कुछ जीव जल के ऊपर तैरने लगते हैं, क्या कुछ जीव जो हैं वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो पानी में बैठ जाते हैं, या फिर कुछ जो है वो पानी में बैठ जाते हैं। वे हल्के हैं या भारी हैं, कैसे पता चलेगा, जो हल्के होंगे वो क्या होंगे, तो तैरने लगेंगे, ठीक है। अब जो क्षतिग्रस्त बीज जो हैं वो खोखले हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो क्षतिग्रस्त बीज रहते हैं वो क्या होते हैं, तो खोखले हो जाते हैं।
और इस कारण हल्के होते हैं। इस कारण क्या हो जाता है, तो वो हल्के हो जाते हैं। अतः यह जल पर क्या करते हैं, तो तैरने लगते हैं। जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, तो खोखले हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो जल में तैरने लगते हैं। अतः यह जल पे तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने के लिए यह एक अच्छी विधि है। ठीक है। अब क्या दिया है, बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहला है परंपरागत औजार। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। ठीक है। किस प्रकार के होता है, तो ये कीप के आकार का, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। कैसा होता है, तो कीप के आकार का होता है। ठीक है। अब जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो बीजों को कीप से अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे पर पाइप से गुजरते रहता है। ये क्या होता है, 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरता है। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, तो मिट्टी को भेद कर, यानी कि मिट्टी में छेद कर देता है। उसके बाद क्या होता है, तो वो उसके अंदर चला जाता है। ठीक है। उसके बाद दिया है सीड ड्रिल। ये जो है, ये क्या है, तो ये हमारा सीड ड्रिल है। समझे। अब देखो सीड ड्रिल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सीड का मतलब होता है बीज। ठीक है। सीड का मतलब क्या होता है, बीज, और ड्रिल का मतलब होता है छेद करना, यानी बीज को छेद करके लगाना, मिट्टी को छेद करके बीज लगाना, ऐसा समझ लो। ठीक है। सो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उसका उपयोग होता है। तो इसके द्वारा बीजों के समान दूरी पर गहराई बनाई जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। ये क्या करता है, तो समान दूरी पर उगाया जाता है। ठीक है। समान दूरी पर होगा ना, तो देखने में भी एक अच्छा लगता है, और फसल जो है वो एक अच्छे तरीके से मतलब ग्रो भी करता है। ठीक है। और उससे क्या होता है, तो उसमें जो है वो अच्छे से मिट्टी ढकने का भी सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज जो है वो मिट्टी से ढक जाए। इससे बीज को पक्षी द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर आप कम अति करके डालोगे ना, तो पंछी क्या करेगा, उसको आके खा लेगा। ठीक है। अब सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों में बचत होती है। अब ये क्या जो है, बूझो क्या बोलता है, तो मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला यानी नर्सरी है। नर्सरी पता है ना, पौधाशाला जहाँ पे पौधे रहते हैं। तो मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे होते हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे होते हैं, ये बूझो पूछ रहा है कि वो इस प्रकार क्यों रखे होते हैं। तो ये कहती है कि धान जैसे कुछ पौधे के बीज को पहले पौधाशाला में उगाया जाता है। पहली क्या बोलती है कि धान जैसे जो कुछ फसल रहते हैं, उसके बीज को पहले नर्सरी में उगाया जाता है। पौधा तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपा जाता है। हाथों द्वारा क्या किया जाता है, तो खेत में रोपा जाता है। कुछ वन्य पौधे जैसे पुष्पीय पौधे और पौधेशाला में उगाए जाते हैं। कुछ वन्य पौधे भी क्या होते हैं, तो वो पौधाशाला यानी नर्सरी में उगाया जाता है। पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। पौधे को क्या करना चाहिए, तो पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच जो है वो उचित दूरी का होना महत्वपूर्ण है। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे पौधे को सूर्य की प्रकाश, पोषण एवं जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है। अब दिया है कि अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकाल कर हटा दिया जाता है। यदि आपका जो है खेत छोटा है, ठीक है, और आप जो है वो ज़्यादा फसल उगा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है वो सही से ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है। और फिर क्या होगा, तो वो जो है वो पूरा अजीब सा लगेगा देखने में। अब दिया है कि खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिनमें मिट्टी के पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। खाद और उर्वरक क्या है, जो मिट्टी के पोषण के स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो खाद और उर्वरक। अब बूझो कहता है कि मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधे को देखा है, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह क्यों उगते हैं, तो मिट्टी जो है वो फसल को खनिज प्रदान करती है। मिट्टी क्या है, तो फसल को जो है वो खनिज प्रदान करती है। यह पोषक पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह क्या है, तो पोषक पौधे, जो पोषक पौधे रहते हैं, ठीक है,
उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो अब क्या दिया कि कुछ क्षेत्रों में किसान जो है वो खेत में एक के बाद दूसरे फसल उगाते रहते हैं। उससे क्या होता है, तो खेत कभी खाली नहीं होता है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि पोषक क्या होता है। फसल के लगातार उगाने से मिट्टी के कुछ पोषक में क्या होती है, तो कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान जो है वो खेत में खाद डालते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं खाद देना। अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या होते हैं, तो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर उसको सही से खाद नहीं मिलेगा तो वो जो है कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। ये क्या है, तो एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है, जिसको कि नेचुरल तरीके से भी बनाया जा सकता है या फिर जंतुओं द्वारा भी बनाया जा सकता है। किसान पादप एवं जंतु अवशिष्टों के एक गड्ढे में डाल ले जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो भी पौधे जो सड़ जाते हैं या गल जाते हैं या फिर जो भी जानवर मर जाते हैं उसको क्या करते हैं, तो एक गड्ढे में डाल देते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन मतलब समझ रहे हो ना, ये जब तक मतलब सड़ गल नहीं जाते हैं। उसके बाद अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। इनका अपघटन किसके द्वारा होता है, तो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित होकर खाद के रूप में क्या होता है, तो इनका उपयोग किया जाता है। जब अपघटित हो जाते हैं तो इनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कॉम्पोस्टिंग अथवा केचुआ द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लेना, मैंने बनाया है वीडियो, उसका भी आप जाके उसको भी देख लेना। अब क्रियाकलाप 1.2 दिया है। इसमें दिया है कि मूंग अथवा चने का बीज लेकर उसे अंकुरित कीजिए। अंकुरित मतलब क्या होता है कि उसमें से गाछ निकलना चालू हो। ठीक है, इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट ले। एक आकार का जो 3 रहेगा उसको छांट ले। अब 3 गिलास अथवा एक ही पात्र लीजिए। ठीक है, इस पर ABC क्या करना है, तो निशान लगाना है। ठीक है, गिलास A में थोड़ी सी क्या करनी है, तो मिट्टी लेनी है। इनमें क्या करना है, तो थोड़ा सा गोबर और खाद मिला देना है। ठीक है, क्या करना है, तो जो हम लोग का ग्लास A रहेगा उसमें थोड़ा सा मिट्टी लेना है और उसमें थोड़ा सा गोबर और खाद को मिला देना है। अब क्या करना है, ग्लास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी यूरिया मिलाना है। यूरिया मिला देना है, समझ गए। अब ग्लास 6 में, ये जो ग्लास C है, इसमें क्या करना है, तो कुछ मिट्टी लीजिए और बिना कुछ मिलाए अब इनको जो है पानी देते रहे। ठीक है, तो अब इनमें पानी समान मात्रा में डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिन बाद आप देखेंगे कि उनकी वृद्धि अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो A वाले में क्या होता है, A वाले में जो वृद्धि होती है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, B वाले में भी थोड़ा सा उसके बराबर ही होता है। C वाले में क्या होता है, तो C वाले में वृद्धि जो है वो क्या होता है, तो वो कम होता है। ठीक है, C वाले में क्या होता है, वृद्धि कम होता है, क्योंकि उसमें ना ही खाद दिया गया है और ना ही कोई उर्वरक क्षमता गोबर वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो क्या तीनों गिलास के पौधे की वृद्धि की गति एक समान है, तो नहीं है। ठीक है, किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है, तो बेहतर अगर हम कह सकते हैं तो A वाले गिलास में हो सकती है। ठीक है, और अधिक अगर कह सकते हैं तो उसमें ही हो सकती है। अब उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या है, तो वो रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं। आपको ये पता है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अगर नहीं पता है तो क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिलेगा, जाके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है कि उर्वरक क्या है, तो रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक तत्व समृद्ध से होते हैं। ठीक है, वे खाद के कौन भिन्न हैं? वे खाद से भिन्न हैं। कैसे भिन्न हैं वो भी तो पूछना है भैया। उर्वरक क्या है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो फैक्ट्री में किया जाता है। ठीक है, उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर, फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये सब क्या है? तो ये सब जो है हम लोग का वो क्या है, जल्दी बताइए? खाद है। ठीक है, इनके उपयोग से किसान को गेहूं, धान तथा मक्का जैसे फसल की अच्छी उपज करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों से अत्यधिक मिट्टी की उर्वरता भी क्या होती है, तो कम आई है। ठीक है,
और इससे क्या है, इससे जो है जल का प्रदूषण का भी स्रोत क्या होता है, तो बन जाता है। ठीक है, अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद क्या हो गया, जो नेचुरल तरीके से बनता है, जैसे कोई जानवर वगैरह या फिर कोई जैसे होता है ना कि फल वल की सब्जी और फल और सब्जी के छिलके, या फिर कोई जानवर जैसे मर जाता है उसको ज़मीन के अंदर क्या किया जाता है, तो ज़मीन के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है। ठीक है, गड्ढा खोद के, उसके बाद वो जब जो सड़ जाता है, गल जाता है, वो क्या होता है, तो वो हमारा जैविक खाद होता है। ठीक है, तो हमें जो है उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अथवा दो फसल के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? जैसे कि रबी फसल का टाइम अगर है, उसके बाद आप उसमें क्या करते हैं, खरीफ फसल के जस्ट बाद आपका आ जाता है रबी फसल। ठीक है, उसके बाद जो बीच का जो टाइम बचता है जावेद फसल का, उसमें टाइम रहता है, उस समय क्या करना चाहिए आपको, मिट्टी को जो है वो इसी तरह छोड़ देना चाहिए बिना कुछ उगाए। ठीक है, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक की प्रतिपूर्ति हो जाती है। इससे क्या होता है, तो मिट्टी में सभी पोषक के प्रतिपूर्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति की अन्य तरीका है फसल चक्र। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म के फसल एकांत क्रम में उगाकर किया जाता है। ये किस प्रकार किया जाता है, तो एकांत क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले क्या होता है, पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे। फलीदार चारा क्या हो गया, जैसे कि गेहूं हो गया। ठीक है, तथा दूसरे ऋतु में इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। इसमें क्या होता था, तो नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। ठीक है, किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। किसान को क्या किया गया, तो ये पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, के विषय में पढ़ चुके हैं कि फलीदार लेम्यूमियम्स पौधे के जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाने वाले वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थानांतरण करते हैं। कैसे करते हैं वो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं उर्वरक और खाद के बीच अंतर। ठीक है, तो उर्वरक क्या होता है, ये मानव निर्मित लवण है। ये क्या है, तो मानव के द्वारा बनाया गया लवण है। लवण क्या है, ये आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है। ठीक है, अम्ल क्षारक और लवण में। अब खाद क्या है, तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधे के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक क्या है, तो मानव निर्मित, और खाद क्या है, तो वो प्राकृतिक स्रोत से मिलता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, उसी प्रकार खाद खेतों में बनाई जाती है। ठीक है, उर्वरक से मिट्टी में जो है हार्मोन्स प्राप्त होता है। ठीक है, खाद से मिट्टी में हार्मोन्स जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है और उर्वरक में नहीं होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती है। उसी प्रकार खाद में क्या है, तो पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर सारणी थी इसमें हम लोग को उर्वरक और खाद के बीच के अंतर को बताया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऊपर सारणी 1.1 है। ठीक है, अब क्या दिया है कि खाद के लाभ, जैसे जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। उर्वरक के अपेक्षा क्या होती है, तो हमारी जो खाद होती है वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है कि इससे मिट्टी की जल धारा क्षमता में वृद्धि होती है। इससे क्या होती है, तो मिट्टी के जल धारक क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरा और सांद्र भी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो इससे मिट्टी जो है भुरभुरा और सरंद भी हो जाता है। समझ में आया, जिसके कारण गैसीय विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। जो मित्र जीवाणु रहता है, जो जीवाणु मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है, वो मित्र रहता है। किसका, तो किसानों का मित्र रहता है। ठीक है, उसकी संख्या में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। ठीक है, अब दिया है कि इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, जैविक खाद से क्या होता है, तो मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो हम लोगों ने उसको जो है सिंचाई के बारे में, मतलब क्या बोलता है, मिट्टी की बुनाई, उर्वरक क्षमता, बीज रोपण, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जो है किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो जल की आवश्यकता पड़ती है। पौधे की वृद्धि एवं परिधन के लिए जल का विशेष महत्व है। ठीक है, पौधे की वृद्धि में और जल के
जो परिधन में है वो किसका विशेष रूप है, तो वो हमारा जल का विशेष रूप है, ठीक है, जल का महत्व रूप है। अब पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। हम जानते हैं कि पौधे जो हैं किसके द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, तो अपनी जड़ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जिसके साथ खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण जड़ के द्वारा ही होता है। ये आपने क्लास 7th में ही पढ़ा है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कि पादप में पोषण कैसे होता है, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है, क्लास 7 के साइंस चैप्टर 1 में, ठीक है। तो चलिए, अब जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जो बीज हैं उसका अंकुरन यानी उसमें से जो है प्लांट जो है वो गर्म जगह पे नहीं निकल सकता है जब तक उसमें पानी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब दिया है कि जल में घुले पोषण का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग तक होता है। जल में जो घुला हुआ ये रहता है पोषक तत्व रहता है, उसका स्थानांतरण जो है वो पौधे के हर हिस्से में होता है। यह फसल के पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। ये क्या करता है, तो फसल में जो भी कीड़े रहते हैं या फिर जो भी मतलब गंदगी रहता है उससे, और जो गर्मी रहता है गर्म हवा उससे उसको सुरक्षा प्रदान करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत नियमित रूप से जल की प्राप्ति करना पड़ता है खेत में, ठीक है। तो क्या होता है कि स्वस्थ फसल यानी कि अच्छे फसल के लिए और वहाँ पर जो है मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए हम लोग को जो है उसमें जल डालना, समय समय पे जल डालना पड़ता है, ठीक है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जब निश्चित अंतराल में हम लोग खेत में जल डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सिंचाई कहते हैं, ठीक है। अब दिया है कि सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसल, मिट्टी एवं ऋतु से भिन्न है, ठीक है। सिंचाई का समय और बारंबारता जो है वो फसल और मिट्टी ऋतु से भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, ठीक है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, तो गर्मी में हम लोग पानी अधिक देते हैं। गर्मी में हम लोग खुद पानी जो है वो अधिक पीते हैं। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों की जल वाष्प की दर अधिक होने से हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि उसमें से जो है वो पानी जितना रहता है वो जड़ से सूख जाता है, ठीक है, जिसके कारण प्लांट मुरझाने लगता है, जिसके कारण हम लोग गर्मी में ज़्यादा पानी डालते हैं प्लांट में, किसी भी प्लांट में, कोई भी फसल वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें हम लोग ज़्यादा पानी डालते हैं। अब दिया है कि बूझो बोलता है, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए, तो इस बार क्या कर रहा है, तो ये ज़्यादा पानी देगा इस बार, ठीक है। अब दिया है कि सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका हो गया कुआं, जलकूप हो गया, तालाब, झील हो गया, नदी हो गया, बांध हो गया, नहर हो गया, ये सब क्या है, तो ये सारे जल के स्रोत हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक एक करके जल के स्रोत। तो सबसे पहले देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ये कुएँ से पानी भर रहा है, कुएँ से पानी भर के क्या कर रहा है, तो ये अपने खेत में डाल रहा है, ठीक है। तो सिंचाई का परंपरागत तरीका, कुआं, झील एवं नहर में उपलब्ध जल को निकाल कर खेत तक पहुंचाने के तरीके भिन्न क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्षेत्र में क्या होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधि में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह काम दक्ष है। विभिन्न परंपरागत तरीके निम्न हैं, जैसे कि मोट यानी कि घिरनी। आपने देखा होगा कुआं में घिरनी लगा हुआ होता है, जिसके भी घर में, किसी के घर में अगर कुआं होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें घिरनी लगा हुआ होगा, ठीक है। और आपका हो गया चेन पंप, उसके बाद डेकली, रहट, उत्कोल तंत्र, ये सब क्या है, तो ये सारे के सारे आपको चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका ये चेन पंप है, ठीक है, ये है आपका चेन पंप, यानी चेन लगा के उस पंप को खींचा जा रहा है, उसमें पानी लाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया डेकली। डेकली यानी कि एक बड़ा सा बांस लेता है, उसके एक छोर पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे एक छोर पे वहाँ पे आपका बड़ा सा पत्थर बांध दिया गया है और एक छोर पे बाल्टी को बांध के कुएं के अंदर डाला जाता है, ठीक है। ये तभी संभव है जब क्या होता है कि नज़दीक में अगर कुआं में पानी हो, ठीक है। अगर ज़्यादा अंदर पानी हो तो ये संभव नहीं हो सकता है। उसी प्रकार एक विधि ये भी है, ठीक है, इस विधि के द्वारा भी पानी निकाला जाता था पहले, कि मतलब बैल को खूंटे में बांध दिया और बैल घूमते रहा और पानी निकलते रहा, ठीक है, ये भी होता था। बहुत सी विधि है, ठीक है। अब दिया है कि जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। अभी क्या किया जाता है, तो अभी जो है वो पंप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत प्रकार के पंप है, जेट पंप हो गए, टुलू पंप हो गए, बहुत से पंप हैं, उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि पंप चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो पंप चलाने के लिए डीजल की
डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। अब दिया है कि सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा? सिंचाई की परंपरागत विधियाँ। सिंचाई की परंपरागत विधि में क्या किया जा रहा था? तो घिरनी लगा के, उसके बाद फिर डेकली लगा के, बहुत से तरीके से किया जा रहा था। लेकिन आधुनिक विधि में क्या है कि सिंचाई की आधुनिक विधि द्वारा हम जल का उपयोग नियमता से कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसको हम लोग नियमता से उपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर मन है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मन है तो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला है छिड़काव तंत्र यानी स्पेरिकल सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इस भूमि का ये जो चीज़ है स्पेरिकल सिस्टम, इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो जहाँ पर हमारा असमतल भूमि रहता है, यानी कि समतल भूमि नहीं रहता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे असमतल भूमि होती है। ठीक है, अब दिया है कि उर्द पाइप नलों के ऊपर सिरे पर घूमने वाली नोजल होती है। उसके ऊपर क्या होती है? तो उसके ऊपर घूमने वाली एक नोजल होती है। देखो यहाँ पर घूमने वाला एक नोजल है। ठीक है, ये क्या होता है? तो ऊपर एक नोजल होता है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। यह क्या होता है? तो मुख्य पाइप, जिससे कि मतलब पानी खींचा या फिर बाहर किया जाता है, उस पाइप से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पाइप में भेजा जाता है और घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। ये आपने पानी देखा होगा ना, मोटर से कैसे निकलता है, एक साइड से पानी लेता है, दूसरे साइड से पानी को बाहर करता है। ठीक है, अब दिया है कि छिड़काव पर पौधा इस प्रकार होता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन का कॉफ़ी की खेत एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोग है। ये जो है इसको ऐसे उपयोग किया जाता है जैसे कि मान लीजिए वर्षा हो रही है, वैसे ही इसका पानी को छिड़काव किया जाता है स्पेरिकल सिस्टम के द्वारा। ठीक है, आपको समझ में आया? ये था आपका छिड़काव तंत्र। ठीक है, इससे कैसे किया जाता है? तो जैसे वर्षा होती है सेम उसी प्रकार का होता है। समझ में आया? अब दिया है कि ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र ये एक अलग है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ में गिरता है। ड्रिप तंत्र में, स्पेरिकल सिस्टम में क्या हुआ? तो उस वो जो है वो मतलब वर्षा की तरह होता है, उसमें ज़्यादा पानी बर्बाद भी होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? तो ये जो है आपका सीधा जो है वो पौधे के जड़ में जाता है। समझ में आया? ये जो है यानी ड्रिप सिस्टम जो है ये क्या है? तो सीधा आपके पौधे के जड़ों में जाता है। ठीक है, जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? तो ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र कहते हैं। अब जैसे देखो, फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्ष को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। जहाँ पे फलदार है या फिर बगीचे, इन सब में देने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जिससे कि क्या होगा? तो सीधे जड़ में ही पानी जाएगा, पानी ज़्यादा बर्बाद भी नहीं होगा। ठीक है, इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? तो पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया ना कि इस विधि में जल जो है वो बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं होता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जहाँ पे जल की कमी है उस जगह के क्षेत्र के लिए ये क्या है? तो वरदान है। ठीक है, हमने सिंचाई की भी विधि जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि खरपतवार से सुरक्षा, यानी कि जो कीट छोटे छोटे ये रहते हैं ना, जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, कीड़े मकोड़े, उनसे सुरक्षा। तो बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं, जैसे कि घास वगैरह होता है, या फिर आपने गेहूं का खेत लगाया उसमें एक दो धान का भी नहीं उग जाता है, या फिर कोई सा भी उग जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? तो वह जाके देखे तो अन्य पौधे भी उसमें थे। अब बूझो कहता है, क्या वे अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? ठीक है, तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ क्या होते हैं? उग जाते हैं। ठीक है, तो इन अवांछित पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? खरपतवार। क्या कहते हैं इसे? खरपतवार। ठीक है, जो मतलब पौधे जिसको मैंने लगाया नहीं है वो ऑटोमेटिक अपने उग जाता है। ठीक है, तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार जो हटाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो निराई कहते हैं। निराई कहते हैं, समझे?
निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्ध पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। ये क्या करता है, तो फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। अगर आपके साथ आपने एक प्लांट लगाया, उसके साथ कोई और प्लांट ऑटोमेटिक खुद ही हो गया, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से, तो क्या होगा, आप जो पानी डालोगे या फिर कुछ भी करोगे तो वो उसमें भी जाएगा, जिससे कारण क्या होगा, तो ये जो पहले से फसल है उसको उगने में वो दिक्कत करेगा, उसकी वृद्धि में वो दिक्कत करेगा। समझ में आया। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालता है। कुछ खरपतवार क्या होता है, जब कटाई करते हैं उसमें भी क्या करता है, तो बाधा डालता है, ठीक है। तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो जाता है, विषैले हो सकता है। अब खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने और खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है, तो फसल उगाने से पहले खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं, खरपतवार जो फसल रहते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्प एवं बीज बनने से पहले का होता है। अगर पुष्प और बीज बनने से पहले उसको हटा दिया तो वो एक उसका सर्वोत्तम समय होता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है, ठीक है। ये क्या किया जाता है, तो ये खुरपी और हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। रासायनिक तरीके से भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो खरपतनाशी कहते हैं। जैसे कि 2 और 4D खेत में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे क्या होते हैं, तो मर जाते हैं, परंतु फसल को क्या होता है, तो कोई हानि नहीं होता है। खरपतनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे यानी फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। इसको क्या किया जाता है, तो जल में पर्याप्त मात्रा में मिलाकर इसको फसल में छिड़क दिया जाता है। अब बूझो बोलता है कि क्या खरपतनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है कि लेकिन नहीं। देखो, जैसा कि बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्प एवं बीज बनने से पहले खरपतनाशी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। खरपतनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। देखिए इन्होंने क्या किया, तो अपने माउथ में भी मास्क लगा लिया है, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसे हमें सावधानी पूर्वक छिड़काव करना चाहिए। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपने मुंह पर व नाक पर क्या करना चाहिए, तो कपड़े को ढक लेना चाहिए। अब आती है कि कटाई। खरपतवार का भी हो गया, सिंचाई का भी हो गया, ठीक है। अब आती है कि कटाई। तो फसल की कटाई क्या है, तो एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे क्या किया जाता है, तो उसे काटा जाता है। फसल जब पक जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसे काटा जाता है। कटाई के दौरान या पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। या तो उसे जड़ से उखाड़ा जाता है या फिर उसे जो है वो धरातल यानी ज़मीन के जहाँ पर ज़मीन के पॉइंट रहते हैं वहाँ पर से भी उसको काट के हटा सकते हैं, ठीक है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कितना महीने का समय लगता है, तो 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। ये जो है दरांती, ठीक है, जिसको कचिया भी बोलते हैं, उसके द्वारा फसल की कटाई की जाती है। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। जिसे क्या कहते हैं, तो हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज दाने को भूसे से अलग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो थ्रेसिंग कहते हैं। जो बीज और दाना रहता है उसको अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और जो मतलब कटाई हो, जो मशीन कटाई के लिए उपयोग किया जाता है उसे हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक कम्बाइन मशीन का फ़ोटो दिया गया, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। ये क्या है, तो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को पटक पटक कर भी अलग कर सकते हैं, ठीक है, जिसको कि कहते हैं वोनिंग। जैसे कि यहाँ पे ये चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। इससे भी ये क्या क्या करते हैं, तो फसल और उसके भूसे को अलग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहेली क्या कहती है कि कटाई के बाद भी कभी कभी
तनों के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं। ठीक है, तनों के जो टुकड़े रहते हैं वो खेत में रह जाते हैं, जिससे किसान क्या करता है तो जला देता है, और उसका जो राख रहता है वो क्या होता है तो वो जो है वो खेत में ही रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है तो वो एक खाद का काम करता है। ठीक है, अब आता है भंडारण। देखिए, कटाई हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद भंडारण किया जाता है। तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी है ना, हमने फसल को उत्पाद किया, जो भी फसल को उगाया, उसका भंडारण क्या है तो एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो और उनमें नमी, कीट, चूहे और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना हो। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ताज़ा जो फसल रहता है उसमें नमी की मात्रा यानी जल की मात्रा जो है वो अधिक रहती है। ठीक है, यदि फसल के दाने को सुखाए बिना भंडारण किया जाए तो वो क्या होगा तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है तो ख़राब होने का संभावना रहता है। ठीक है, अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में क्या किया जाता है तो सुखा लिया जाता है, जिससे क्या होते हैं उसकी में जो है नमी कम हो जाती है। उसकी क्या होती है तो नमी उसमें कम हो जाती है। इससे उनकी कीट और जीवाणु और कवक से क्या होती है तो सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है, तो फसल का उत्पादन, किसान अपने फसल का उत्पादन का भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े पात्र, जिसको कि क्या कहते हैं बिन्स कहते हैं, परंतु बीज के बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है। कहाँ किया जाता है तो साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे उनको जैसे कि पीड़क, जैसे चूहा हो गया या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उनसे क्या किया जाता है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, भंडारण गृह में भंडार करके रखा गया है, स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, देखो ये क्या है तो अनाज भंडारण हेतु साइलो, क्या लिखा हुआ है अनाज भंडारण हेतु साइलो। ठीक है, नीम की सूखी पत्ती घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। नीम की जो सूखी पत्ती होती है उसको क्या किया जाता है तो घर के अनाज के भंडारण में उपयोग किया जाता है। बड़े भंडार घर में अनाज को पीड़कों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।